नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहें तो राजनीति में दोस्त और दुश्मन कभी परमानेंट नहीं होता। जो जिसका आज दोस्त है कल उसका दुश्मन भी हो सकता है, कल जो दुश्मन था वो आज दोस्त भी हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण या एग्जाम्पल देख लीजिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने जंगल राज का नारा दे करके, जंगल राज हटाओ का नारा दे करके लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर किया था। और तब 2005 में नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाले थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। फिर किसको क्या पता था जो फिर दोनों साथ भी आ सकते हैं। साथ आए भी, अलग हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हुए। उसके बाद इन दोनों कहे जो एक तरह से हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान अभी एनडीए में है। एक समय वो था जब उनके 5 सांसद को तोड़कर कहें जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस इनको अकेले छोड़ के निकल लिए थे। उसके बाद ये फिर अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे। उन्होंने इनका मकान भी छीना गया, इनके पिता की तस्वीर भी हटाई गई, मतलब कई तरह की इनके साथ कहें यातना या प्रताड़ना ये झेलते रहे। लेकिन आखिरकार इन्होंने फिर अपनी जगह एनडीए में बना ली। एनडीए में जगह बना ली, कहें इनके 5 सांसद भी जीत गए। स्ट्राइक रेट इनका 100 था। लेकिन केंद्र में मंत्री भी बन गए, नई सरकार में पहुंच चुके। ये उन्होंने आशीर्वाद भी लिया प्रधानमंत्री का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एक तरह से कहे जो ये फिर से मुख्य धारा में लौटने लगे। लेकिन आदमी की महत्वाकांक्षा जब बढ़ती है, फैलती है, तो आदमी का ह्रास या कहें जो डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। वही स्थिति हो रही है इन दिनों देखने को मिल रही है चिराग पासवान की। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा, इच्छाएं अब धीरे धीरे मतलब बड़ा आकार ले रही है। इसी आकार के तहत ये कुछ वैसी चीज़ों को ये लगातार करते गए जो इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक हो सकता है जो जैसे ही इनकी सरकार बनी तो सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास किया और उसके लिए इन्होंने विरोध भी किए। तो इसी विरोध के कारण जबकि कहा गया एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जो इनका वोट बैंक मुस्लिम है ही नहीं, लेकिन आखिर इन्होंने क्यों विरोध किया? इनके विरोध करने के कारण और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विरोध करने के कारण जेपीसी बनाई गई। जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी अब उस पर निर्णय लेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो वैसी स्थिति में जो इनके विरोध के कारण अगर केंद्र सरकार बैकफुट पे जाती है तो ये केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सब कुछ फूंक कर कदम रखती है। और ऑपरेशन लोटस उनका बहुत फेमस है, कहीं ऑपरेशन लोटस चिराग पर ही न चल जाए भविष्य में। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आरक्षण के मुद्दे पे इन्होंने विरोध किया। आरक्षण के मुद्दे पर विरोध किया तो फिर उसमें भी सरकार बैकफुट पे गई। इसके बाद कहें जो जीतन राम मांझी की बहू जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी इमामगंज से, तो वहाँ पे जनसुराज के तरफ से एक जितन पासवान कैंडिडेट दिए गए। उस कैंडिडेट को लगभग 30,000-35,000 से ऊपर वोट मिले और चिराग पासवान उस क्षेत्र में गए ही नहीं कैंपेन करने के लिए। ये कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी जीतन राम मांझी से चिराग पासवान की, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए केंद्र की नीतियों के खिलाफ बोला, तो उस पर जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया था, कटाक्ष किया था चिराग पासवान को, जिसको लेकर के चिराग पासवान मांझी से नाराज हुआ करते थे। तो उपचुनाव में ठीक है उनकी बहू जीत गई, लेकिन जितेंद्र पासवान जो 37,000-38,000 वोट लेके आए, लोगों का मानना था जो अगर चिराग पासवान चले जाते वहाँ कैंपेन करते तो वो वोट मांझी की बहू जीतन राम मांझी की बहू की तरफ जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी, जो वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब विधानसभा भाई एमपी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उसके बावजूद आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो इच्छा जता रहे हैं तो कहीं न कहीं मन में मनसा पाले हुए हैं जो अगर विधानसभा चुनाव में अच्छा स्ट्राइक रेट आया तो हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए वो दावेदार हो सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ मुगालते में रहते हैं जो स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, न कि चिराग पासवान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्ट्राइक रेट के आधार पर अगर आप अपनी बैटिंग को अच्छा और गुणवत्ता मान रहे हैं तो ये शायद राजनीति में बहुत दूर की सोच होगी।
इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, मतलब मंशा जाहिर की, लोगों से इन्होंने सवाल पूछा, लोगों से राय ली, लोग कहे जनता की इच्छा होगी तो लड़ेंगे। उसके बाद स्ट्राइक रेट इनका लोकसभा में 100 है, तो नेचुरल सी बात है इस बार इनकी जो होगी डिमांड ज़्यादा होती सीट की। जो सूत्र बता रहे हैं ये 50 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं एनडीए की तरफ से। अगर 50 इनको दे दिया, 100 के आसपास जेडीयू ले लिया, तो बीजेपी फिर उपेंद्र कुशवाहा है, वैसी स्थिति में जीतन राम मांझी है, और उसके बाद तब बीजेपी के लिए क्या बचेगा। इसलिए बीजेपी ने साफ तौर पे एक बार मन बना लिया है, जो इस बार न चिराग, न मांझी, न उपेंद्र कुशवाहा, इस बार बीजेपी केवल जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, उसकी प्लानिंग भी कर रही है और उसके तहत काम भी किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के साथ चिराग की नज़दीकियां भी कुछ सुनी जा रही है, देखी तो किसी ने नहीं है लेकिन सुनी जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की इच्छा है तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच से भाषण दें और एक मंच साझा करके बिहार के चुनाव में उतरें, और तब हो सकता है जो 50-50 अगर इनकी सरकार बनती है, अगर ये इनके मतलब बहुमत में आते हैं ये गठबंधन, तो वैसी स्थिति में हो सकता है बांट कर, मतलब आधी तुम आधी मैं के हिसाब से चले, तो दोनों के किस्मत में बिहार की सत्ता की चाबी दिख रही है। इस कारण से भी ये एनडीए के वरिष्ठ या शीर्ष नेताओं के टारगेट पे हैं। अब टारगेट पे हैं तो अब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब चिराग को तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो चिराग पासवान के जो नज़दीकी लोग हैं उनको टारगेट पे करके कहें, जो ईडी का जो कल रेड हुआ, जो एक्स एमएलसी हुलास पांडे, जो कि बिहार के सुनील पांडे के भाई हैं और हुलास पांडे का भतीजा अभी बिहार विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और जीता भी, तो हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, और ईडी की रेड में कहा जा रहा है बहुत सारे कैश सोना भी मिला है। लेकिन ये हुलास पांडे दिखावा है, हुलास पांडे के माध्यम से ये चिराग को मैसेज दिया गया है, जो अभी ये केवल एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। कई सारे ऐसे उनके पास जानकारियां हैं जो उसके बाद कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो चिराग के लिए परेशानी का कारण भविष्य में बन सकता है। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात यह है जो चिराग इस मैसेज को डिकोड कर पाए हैं कि नहीं, डिकोड कर पाते हैं कि नहीं। अगर डिकोड कर लिए हैं तो उनकी अगली रणनीति क्या होगी, अगर डिकोड नहीं किए हैं तो अगले और 2-4, 10-15 दिन में कुछ और झेलने को तैयार रहे। तो चिराग को ठिकाने लगाने के लिए ये ईडी की रेड हुई, न कि कोई बालू सिंडिकेट पर तो रेड पिछले कई माह से हो रहा है। अब बालू सिंडिकेट के कारण अगर ये रेड हुआ होता तो ये बहुत पहले रेड हो गया रहता, लेकिन ये चिराग सिंडिकेट है। ये चिराग सिंडिकेट को एक मैसेज देने के लिए ईडी की कल की रेड हुई है, और कल की रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेड, पॉलिटिकल रेड मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चिराग के खासम खास, तो 2 ही हैं बिहार में चिराग के अभी खासम खास, वैसे हैं तो उनके 5 सांसद, अरुण भारती भी हैं, राजेश जो खगड़िया के एमपी है वो भी हैं, सांभवी भी हैं, वीणा देवी भी हैं, मतलब 5 और खुद वो अपने हैं। तो वैसी स्थिति में चिराग के लिए मैसेज है। चिराग अगर इस मैसेज को समझ जाते हैं और अपनी रणनीति बदलते हैं तो शायद लगता है समझ गए। अगर अपनी रणनीति अब महत्वाकांक्षा पर वो अड़े रहे तो ऐसे कई रेड और उनको अभी देखने को मिल सकता है, और देखते हैं चिराग कितने मजबूत हैं। और चिराग अपनी चीज़ों को, इन चीज़ों को समझ गए हैं कि समझने में देर लगा रहे हैं। लेकिन वैसी स्थिति में जितनी जब से रेड हुआ, रेड के 2 घंटे के बाद से सोशल मीडिया पर ये खबरें आने लगी जो हुलास पांडे तो दिखावा है, असली तो कहें जो रेड का मैसेज देना है चिराग पासवान को, उस समझ भी गए होंगे। और उस समझने के बाद देखते हैं आगे चिराग क्या निर्णय लेते हैं। दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।